दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने 12th क्लास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑप्शन लिया है, जिनके सब्जेक्ट्स मेडिकल लाइन जिसको कहते हैं जनरली, या जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों को डॉक्टर बनने की चाहत होती है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अपना एक ऑप्शन सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं जनरली, और उसके बाद नीट की प्रिपरेशन करते हैं और नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। तो बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जो नीट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आने वाला है उनका, और वो एमबीबीएस में अपना एडमिशन या अपनी सीट लेना चाहते हैं। उनके लिए बहुत मुबारकबाद, उनके लिए बेस्ट विशेस कि जब आपका रिज़ल्ट आए तो आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिले। लेकिन आज ख़ास तौर से हम बात करेंगे एमबीबीएस नहीं तो क्या। अगर आप एमबीबीएस की सीट आप नहीं ले पाते हैं, सिक्योर नहीं कर पाते, तब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। या आप मेडिकल लाइन से हैं और आप मेडिकल लाइन यानी कि ग्रेजुएट अपने 12th क्लास में आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अपना 12वीं क्लास कर ली और आप किसी भी रीज़न से एमबीबीएस नहीं करना चाहते, तो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, जो आपके लिए एक बेहतरीन करियर साबित हो सकता है और आपकी जो बायोलॉजी पढ़ने की, बायोलॉजी को कंटिन्यू रखने की अपने जो चाहत है, जो आपका शौक़ है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एमबीबीएस बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम, नीट के स्कोर के बेसिस पे काउंसलिंग होती है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल लेवल पर हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे बहुत सारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। स्टेट में जनरली रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ होती हैं, हर स्टेट की अपनी एक रिज़र्वेशन पॉलिसी है, जिसे डोमिसाइल के हिसाब से वहाँ सीट रिज़र्व्स होती हैं। लेकिन एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि काफ़ी पिछले सालों में नए मेडिकल कॉलेजेस आए, और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी नए मेडिकल कॉलेजेस आए हैं। इसलिए बहुत सारे जो लोग एमबीबीएस की सीट चाहते हैं, सरकारी कॉलेजेस में सीट चाहते हैं, उनको सभी सरकारी कॉलेजेस की सीट्स के लिए कोशिश करनी चाहिए और ऑप्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आप सीट नहीं लेना चाहते या आपका जहन बदल गया, अब आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते, तो आपके लिए कौन कौन से और ऑप्शंस अच्छे हैं जो आप बग़ैर एमबीबीएस किए हुए अपनी मेडिसिन लाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सबसे पहला हम बताना चाहेंगे कि जो बहुत क्लोज़ एमबीबीएस से होता है, जिसको आप डेंटल सर्जरी, डेंटिस्ट्री की आप कहते हैं जनरली, जो बीडीएस कहलाता है, कि आप दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, आप एमबीबीएस के अलावा उसको ले सकते हैं और एक अच्छा करियर है। ये भी जनरली बहुत हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो बीडीएस के बाद क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। बीडीएस के बाद अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास एक अलग और जो पैथीज़ हैं, अल्टरनेट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं, उसमें बहुत अच्छे कोर्सेज़, ख़ास तौर से अगर आप देखें तो होम्योपैथी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आयुर्वेदा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आयुर्वेदा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। उसके बाद यूनानी मेडिसिन, यूनानी भी एक अच्छी पैथी आपके लिए एक अच्छा कोर्स हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि इन पैथीज़ में जब आप बैचलर्स करते हैं, उसके बाद आप अपना मास्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, आप एमडी कर सकते हैं। उसमें आपके पास प्रैक्टिस करने का पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। आपको एक इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस डॉक्टर माना जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर, या जो भी डिस्पेंसरीज़ होती हैं वहाँ पर, आपको वही
स्केल मिलता है, जो MBBS को स्केल मिलता है। तो इस तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप दूसरी पैथीज़ में भी अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हैं। बात आती है कि किस तरह से हम इसमें करें। तो नीट का आपने एग्ज़ाम दिया है, तो नीट के स्कोर के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो जो आपको एडमिशन देते हैं। तो नीट आपका बेसिक होता है। नीट बेस होने के बाद आप इस तरह के और कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग की। नर्सिंग एक अपने आप में बहुत कंप्लीट प्रोफेशन है, जिसकी एक हाई डिमांड है। तो जो बच्चे या जो बच्चियाँ नर्सिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए शुरुआत हो जाती है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से। उसके बाद BSc नर्सिंग, आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं, PhD अपनी कर सकते हैं। और बहुत लोगों को शायद ये गलतफहमी होती है, मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा ये सोचते हैं कि नर्सिंग का एक जो प्रोफेशन है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और काफ़ी डिमांडेड प्रोफेशन है। और जो लोग एकेडमिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो MSc नर्सिंग करें और PhD करें और अपने आप को एकेडमिया में ले आएँ या एकेडमिक प्रोफेशन में ले आएँ, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। हम उसके बाद बात करते हैं कि फार्मेसी, हम सब जानते हैं कि फार्मेसी आप करके आप अपना 3-4 स्टेजेस में डिफरेंट तरह के करियर्स रहते हैं। तो B फार्मेसी भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद आप M.Pharma कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, M.Pharma करके आप रिसर्च में जा सकते हैं। काफ़ी डिमांड मास्टर्स की है फार्मेसी की ख़ास तौर से, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह से हेल्थ केयर डेवलप हो रहा है ग्लोबली, हिंदुस्तान में भी, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से बहुत स्कोप है, मुझे लगता है B Pharma भी एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इवन बहुत सारे बच्चे जो जल्दी अपना किसी फार्मेसी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई अपना एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, अपनी कोई मेडिकल स्टोर की चेन बनाना चाहते हैं, या मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं, आपके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिप्लोमा फार्मेसी सिर्फ 2 साल में होता है। 12वीं के बाद अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपको 2 साल में आप वो कोर्स ख़त्म करके आप अपना कोई भी जॉब या कोई अपना पर्सनल बिजनेस, अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे ऑप्शंस होते हैं जब हम बायोलॉजी पढ़ के आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ उन प्रोग्राम्स की जो ख़ास तौर से जो हाई डिमांड है अदर देन MBBS, जैसे फिजियोथेरेपी। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एक अपने आप में कंप्लीट प्रोफेशन होता है, और जिस तरह से अभी हिंदुस्तान में और ग्लोबली लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, काफ़ी डिमांड फिजियोथेरेपिस्ट की बढ़ी है, और ख़ास तौर से काफ़ी इसका स्कोप छोटे शहरों तक में पहुंचा है और बड़ी उसकी डिमांड है। तो आप जॉब में भी जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी के बाद आप अपना क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हैं। तो बड़े ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बाद आपके पास मास्टर्स ऑफ दिस फिजियोथेरेपी होता है, आप PhD भी कर सकते हैं और एकेडमिया में भी जा सकते हैं। सेम एज विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑल्सो। अब हम बात करते हैं ऑप्टोमेट्री की। ऑप्टोमेट्री जनरली बहुत कम लोग इसको समझते हैं, और क्योंकि बहुत पॉपुलर नहीं है, तो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री फिर वही मैं कहूँगा कि 4 साल का कोर्स होता है, और बहुत डिमांड है, इतनी हाई डिमांड है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट मिलते नहीं अच्छे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल आँखों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, हम मोबाइल पर हर वक्त होते हैं, इसलिए अच्छे चश्मों की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत एडवांसमेंट है ख़ास तौर से चश्मों को लेके, लोग पैसा खर्च करने लगे हैं, इसलिए महंगे चश्मे भी अवेलेबल हैं। फिर आप ये देखते हैं बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऑनलाइन चश्मे की, और बहुत कहते हैं ना इसका नंबर बहुत बढ़ गया है, इसलिए नंबर ऑफ़ ऑप्टोमेट्रिस्ट और ख़ास तौर से जो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री करते हैं उनकी डिमांड बहुत हाई। क्यों? क्योंकि काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री ऑफ़र करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी BSCs हैं। देखिए, एलाइड हेल्थ साइंसेज में आपके पास वो BSc होती है जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी,
ये बीएससी करने के बाद आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, जैसे पैथोलॉजी का प्रोफेशन होता है या रेडियोलॉजी का प्रोफेशन होता है, या इसके अलावा आपका इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छा कहते हैं एक बड़ा स्कोप है, मेडिकल रिकॉर्ड्स में बीएससी होती है। इस तरह के कोर्सेज़ हैं, इसमें डिप्लोमास भी होते हैं जो 2 साल के होते हैं, उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोफेशन, किसी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, किसी वजह से आप डॉक्टर में नहीं जाना चाहते, आप पैरामेडिक्स या एलाइड जितने भी मेडिकल सर्विसेज होती हैं उसमें रहना चाहते हैं, तो आजकल बहुत उसका स्कोप है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है करने का। हम अगर बात करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपके पास अगर पीसीबी नहीं भी है और आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी डिमांड आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल हिंदुस्तान में बन रहे हैं और काफ़ी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, उसके अलावा ग्रोथ बहुत अच्छी है। और एक आजकल देखें तो एक काफ़ी एक बड़ा कह सकते हैं करियर ऑप्शन का और स्कोप है इसका भी। इसके अलावा अगर हम रिसर्च में जाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बायोलॉजी के बाद बायोटेक्नोलॉजी। आप बीएससी अपना ज़ूलॉजी बॉटनी में कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके अलावा लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में भी बीएससी कर सकते हैं आप बीएससी कर सकते हैं बायो साइंसेज में भी, बायोकेमिस्ट्री में भी। ये ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये भी हाई डिमांड प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, बायो साइंसेज कर सकते हैं और रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं। और अगर रिसर्च में करियर के साथ साथ आप एकेडमिक्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। काफ़ी डिमांड जिसको कहते हैं हाई डिमांडेड प्रोफेशंस हैं ये। इसके अलावा मैं बताऊं एक बहुत अच्छी बात कि जो लोग पीसीबी करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको किसी वजह से वो सोचते हैं हमें बीटेक करना है या हमें टेक्नोलॉजी में जाना है, तो बीटेक आप बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, बीटेक आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। तो ये अभी अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये बात मैंने आपको बताई इस पर्सपेक्टिव में कि आपके पास मेडिकल लाइन से 12th करने के बाद या पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका कॉम्बिनेशन है और आपने 12th किए और आप अपने आप को एमबीबीएस की तरफ नहीं ले जाना चाहते, अदर देन एमबीबीएस कोर्सेज करना चाहते, तो काफ़ी बड़ा स्कोप है। सिर्फ एमबीबीएस या बीडीएस ही आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि शायद इस ऑप्शन में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना हम एमबीबीएस करके कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है। आपको अगर मेडिसिन में रहने का शौक़ है, आप मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी बीएससी या अपना अदर कोई भी जो पैरामेडिकल कोर्स है या एलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोर्स है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें, दिल्ली में ख़ास तौर से, तो दिल्ली में काफ़ी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। मेडिकल कॉलेजेस को मुझे लगता है एम्स को जैसे सब जानते हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को सब जानते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल में भी जो वर्धमान महावीर जैन मेडिकल कॉलेज है उसको हम सब बहुत लोग जानते हैं। इसके अलावा काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो जैसे हमदर्द का मेडिकल कॉलेज है उसको हम जानते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है उसको हम जानते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी भी ऑफ़र करती है, जो बीएससी इन मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र करती है। उसके साथ साथ एक मास्टर्स प्रोग्राम है जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज में है। इसके अलावा एक बीएससी है जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज में होती है, जो 4 साल का प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि जो बच्चे नॉर्थ इंडिया में हैं, जो बच्चे नॉर्थ इंडिया में या दिल्ली में हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में आप जाकर अपना एलाइड हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। एक डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ है, उसमें भी आप जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो मैंने बताया कि बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है।
इसके अलावा काफ़ी आई इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में जो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री ऑफ़र करते हैं, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड, अगर आप नंबर 1 फार्मेसी की बात करें। इसके अलावा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, डिप्सैरू के नाम से जिसे जानते हैं, उसमें भी मेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड जो भी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, इसी तरह से हमदर्द यूनिवर्सिटी में बीएससी की जगह के साथ साथ ये आपकी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, आपका बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, सेम एज विद जामिया मिलिया ऑल्सो। जामिया मिलिया एक दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जो बच्चे भी बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बीएससी इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में एक बीएससी होती है, वो आप करना चाहते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ अगेन बीडीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वो कोर्सेज़ हैं जिन कोर्सेज़ को आप, अगर एमबीबीएस आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कहते हैं करियर आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर हम बात करते हैं नर्सिंग की भी, तो हमदर्द यूनिवर्सिटी में नर्सिंग डिप्लोमा इन जीएनएम जिसको कहते हैं, उसके अलावा बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली में, या मैंने जैसे बताया अभी आपको, काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस जो यूपी में शुरू हुए हैं, इसके अलावा हरियाणा में शुरू हुए हैं, काफ़ी दिल्ली से लगे हुए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं अप्लाई करके, और बहुत अच्छी वहाँ की एक पढ़ाई के तौर पे अगर हम बात करें। अब मैं बात करूँगा एक बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ख़ास तौर से, कि अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में ही है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं मैनेजमेंट के साथ काम करूं और मैनेजमेंट की लाइन में रहूं, तो बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और आपने अगर कोई बीएससी की हुई है बॉटनी, ज़ूलॉजी, या इवन जनरल बीएससी भी की हुई है, तब भी आप अपना एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। काफ़ी एमबीएज़ हैं जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अलावा, जैसे फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में एमबीए होता है, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी होता है, हेल्थ मैनेजमेंट भी होता है। इस तरह के एमबीएज़ भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे मेडिकल लाइन में कंटिन्यू करने की। और इसमें एडमिशन कैसे होता है, ये बात भी हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं कि सीयूईटी में बायोटेक्नोलॉजी एक डोमेन सब्जेक्ट है। तो अगर आपने सीयूईटी दिया है बायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से या बॉटनी में, किसी भी एक सब्जेक्ट से, क्योंकि ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपका जो डोमेन का टेस्ट होता है वो होता है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन जो है वो सीयूईटी के मेरिट पे देते हैं। लेकिन बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स में बाकी प्रोग्राम से मेरी मुराद नर्सिंग की है, मेरी मुराद फार्मेसी से है, अलग अलग पैथीज़ की हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इनका जो एडमिशन है वो भी नीट के बेसिस पे होता है। मतलब आपका कम से कम नीट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपने नीट अगर दिया है तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आपको ये ज़रूर देखना है। जैसे कि आयुर्वेदा के बारे में मैं बताऊं कि अगर आयुर्वेदा में आप अपना बैचलर्स करते हैं तो आपके पास एक अच्छा, एक कह सकते हैं कि काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। आजकल आयुर्वेदा के लिए का एक काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और यूनानी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है क्योंकि हर्बल्स पे डील करता है। लोग हर्बल मेडिसिन्स में या हर्बल की तरफ जाना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा बहुत सारे कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का एक या बहुत सारे लोगों को एलोपैथी कभी कभी सूट नहीं करती, उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो एक काफ़ी नंबर है, बड़ा नंबर है जो इस तरह की पैथी की तरफ अट्रैक्ट होता है, और उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस और स्कोप हमारा ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इसमें ग्रेजुएट होते हैं। इसके अलावा अगर हम वेटरनरी डॉक्टर्स की बात करें, जानवरों के डॉक्टर की बात करें, उसका भी एक बड़ा स्कोप होता है। और मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए। और बहुत सारा हमारा
एक एक कहते हैं पूरा, एक उसका भी एक अलग वर्ड है, उसमें अलग अलग तरह की उसकी ज़रूरतें हैं। और अभी हिंदुस्तान में भी काफ़ी डिमांड पेट्स को लेके काफ़ी बढ़ती जा रही है। बहुत ही स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स बनते जा रहे हैं मेट्रोज़ में। अभी छोटी जगह पे इतने आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसलिए मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एमबीबीएस ही हमारे लिए एक करियर ऑप्शन है। अगर हमने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अगर पढ़ाई की है, हमारे पास और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ के हमारे जो भी बच्चे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपने 12वीं पढ़ी है तो आपके लिए टीचिंग ऑप्शन भी एक, टीचिंग मतलब मैं स्कूल की टीचिंग की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर से, अच्छा टीचर बनना भी बहुत अहम हो जाता है। तो ये भी ना भूलें, कभी कभी हम इस दौड़ में ये भूल जाते हैं, ये जो चकाचौंध ख़ास तौर से डॉक्टर्स की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें, बहुत बार हम लोग इसको भी मिस करते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी बीएससी या बीएससी करने के बाद आप बीएड करके आ रहे हैं तो एक अच्छे टीचर आप बन सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी बड़े जो कहते हैं एजुकेशनल ग्रुप्स हैं जो कंटेंट पे काम करते हैं, ख़ास तौर से कोचिंग की बहुत सारी ऐसी बड़ी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, हाउसेस हैं जो उन लोगों को ऑफ़र करते हैं जो बायोलॉजी से अपना बीएससी और एमएससी करके आए हैं। उनकी भी काफ़ी टीचिंग में डिमांड है और उसमें काफ़ी अच्छे कहते हैं ना अच्छी सैलरीज़ पे आपका, अगर आपको टीचिंग का शौक़ है, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है आपका, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप बीएससी करके बीएड करें और स्कूल टीचिंग में आएँ। अगर आप अपनी टीचिंग को यूनिवर्सिटी लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बीएससी करें, उसके बाद एमएससी करें और एक पीएचडी करके आप अपना करियर जो है एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अप टू द प्रोफेसर, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए बहुत सारी कंपनीज़ रिसर्च में, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो ख़ास तौर से अपना लाइफ साइंसेज में जिन्होंने बीएससी या एमएससी की है। और काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। इसलिए मैं अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे तो तकरीबन जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लाइफ साइंसेज के डिपार्टमेंट्स होते हैं। और ज़्यादातर अभी बायोटेक्नोलॉजी की ऑफरिंग्स आप देखेंगे तो, और अभी आपने जब सीयूईटी का अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सीयूईटी में जो बायोटेक्नोलॉजी का डोमेन है या बायोलॉजी का डोमेन है, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी ऑफ़र करती हैं, बायोलॉजी ऑफ़र करती हैं अपना बीएससी में। वो ऑप्शन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो भी लेना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज़ को अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, ख़ासतौर से बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री की अगर हम बात करें तो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री काफ़ी एक बड़ा करियर इमर्ज होकर आ रहा है। और मुझे लगता है कि उसमें हमें ज़रूर उन बच्चों को जो अदर देन एमबीबीएस कुछ करना चाहते हैं तो आप उसे अपना लिस्ट डाउन कर लें और इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं उनको ज़रूर ट्राई करें। और बिल्कुल इस कन्वेंशन में ना बंधें कि सिर्फ हम एमबीबीएस करने के बाद ही अपना करियर, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन आप अगर ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी या लाइफ साइंसेज, इसमें किसी में भी अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो करियर आपको बनाना चाहिए। और अगर हम बात करें अलग अलग ऑल्टरनेट मेडिसिन की, उसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धि, अभी योगा एक अपने आप में काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है। जो लोग फिटनेस में, हेल्थ में, वेलनेस में जाना चाहते हैं वो योगा भी ट्राई कर सकते हैं, योगा एज ए करियर ट्राई कर सकते हैं अगर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर मैनेजमेंट में रहना चाहते हैं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हम बात करें, हम बीबीए लेवल से ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, वरना आप बीएससी करने के बाद भी अपना मास्टर्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये बहुत आसान है। आप जब भी गूगल, एक आजकल नेट पे हमारे पास बड़ा आसान होता है कि हम ये सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर
कौन सा इंस्टीट्यूट है जो किस कोर्स को ऑफ़र कर रहा है। काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। किस तरह से हमें सेलेक्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन को। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपको प्रेफरेंस जो है सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को देनी चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मैं अप्लाई करूँगा पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैं सरकारी में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, या आपका कंपटीशन में बहुत हाई कंपटीशन होता है इसलिए एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी कोशिश ऐसी होती है, बहुत बार ऐसा होता है जब आप कोशिश करने चलते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। अप्लाई करिए, कोशिश गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स हैं उसको लेने की करिए। उसके बाद आती हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी एक हद तक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी होती हैं। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि नए इंस्टीट्यूट्स को भी एक्सप्लोर करने में आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि ये अभी नया बना है क्या होगा। अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है, सरकारी अगर इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है, उसके अलावा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो अच्छे ग्रुप का है, अच्छे एजुकेशनल ग्रुप का है, उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ज़्यादा और 2-3 चीज़ें होती हैं जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास 3 जगह हमें एडमिशन मिला है, एक हमारा एडमिशन दूर है, एक करीब है। बहुत बार हमें फ़ैसले लेने होते हैं, तो ये जो कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी आपको कोर्स मिल जाता है, इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, कभी इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो कोर्स नहीं मिलता, कभी हमारे पास इस तरह का कोर्स मिलता है कि जो हमें पता नहीं होता उसके बारे में बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में मिलता है जिसमें रिसेंटली वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोर्स नया है या पुराना। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कैसे होती है, और उसको बताने के लिए, उसको पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीक़ा है कि वहाँ के इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनसे ज़रूर एक बार बात करें। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह का इंस्टीट्यूट है, किस तरह की वहाँ पर चैलेंजेस हैं, और किस तरह का वहाँ पर क्राउड है। क्राउड का मतलब जो आपके जिनके साथ आप पढ़ेंगे, यानी कि आपके सीनियर्स होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, आपके पीयर्स होंगे अदर कोर्सेज़ के, ये भी बहुत मैटर करता है। कितना ओपन इन्वायरमेंट है, कितनी लिबर्टी उस इंस्टीट्यूट में मिलती है पढ़ने के लिए, एकेडमिक फ्रीडम कितनी है, कितने और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिल सकती हैं। और वो अगर किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूट में आपको वो एक्सपोजर शायद इतना नहीं मिलता। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो इंस्टीट्यूट में और डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी ग्रोथ में, आपकी लर्निंग में, आपके होलिस्टिकल डेवलपमेंट में। इसका ज़रूर ख्याल रखें। तो आपको इसी उम्मीद के साथ कि आप तमाम तर उन कोर्सेज़ को ऑप्ट करेंगे जो कोर्सेज़ आपके ख़ास तौर से आपके लिए हैं, आपके करियर में आपको मदद कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आपके लिए आपको वो हेल्प कर सकते हैं जो आप मेडिसिन में, मेडिकल लाइन में आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपने आप को एक डॉक्टर कहलवाना पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि आप उन लोगों की मदद करें जो तकलीफ़ में हैं, आप क्योर पर काम करें या उनके हेल्प करें, तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपको मेंटली पीस देने के लिए, आपको आपके करियर में आगे बढ़ाने के लिए, आपको एक सोशल रेस्पेक्ट देने के लिए, और किसी भी कोर्स को करने के लिए आप ये ना सोचें कि ये कोर्स छोटा है या बड़ा है। सबसे पहले ये सोचें कि मैं इसमें कहाँ फ़िट होता हूँ। अगर आपका फिटमेंट बनता है, आपकी चाहत है, तो उस कोर्स को ज़रूर ऑप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन लेकर चलें, जिससे कि आपको ऑप्शन का मतलब आपके पास पता होना चाहिए कि किस तरह के ऑप्शंस को मैं चूज़ कर सकता हूँ, और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई करें, अच्छा इंस्टीट्यूट अप्लाई करें, अच्छा कोर्स अप्लाई करें, खूब मेहनत करें और कामयाब हों। इसी तरह से आप देखते रहिए करियर गुरु विद आवाज़, और हम आपके सवालों के जवाब आपके YouTube के कमेंट्स में भी हमारी टीम आपको दे सकती है। उसके लिए बहुत बहुत आपको हमारी बेस्ट विशेस आगे आपके करियर के।